Hello guys, my name is Sunil Kumar. I am from UP Tawa. You are warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is my first video. I hope you will like this video. मेरी आशा है कि आप इस वीडियो को बहुत पसंद करोगे क्योंकि उसी प्रकार से हमने इस वीडियो को डिलीवर भी किया है। तो आज मेरी ये फर्स्ट वीडियो है टेंस की। टेंस चार्ट है ये। टेंस के बारे में बताएंगे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनमें क्या क्या होता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मीन्स होता है काल, और काल का मतलब समय। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया, पास्ट को भी 4 भागों में बांटा गया है और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब V5 और B1 होती है और डज डू नेगेटिव से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि B1 का मतलब यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की 5th फॉर्म आएगी, मतलब SAIS फॉर्म। उसके बाद में नेगेटिव से या इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव में साइक्रिया, डज और डू आती है। नंबर 2 होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं। इसकी सक्रिया होती है इज हमारे एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब कि अभी जो समय चल रहा है वो भी अधूरा है, इसमें जो भी कार्य होगा वो पूरा नहीं होगा इसमें। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, मतलब कि इसमें कार्य पूरा होगा। इसकी पहचान है इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, गया है, नहाया है, धोया है आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का पूर्ण रूप से करने व होने का बोध होता है। कंटिन्यूअस में क्या होगा, अपूर्ण होगा, इसमें पूर्ण होगा। इसकी सक्रिया होती है और हैव, एक वचनकर्ता के साथ है तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में चलते हैं नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि पूरा भी अधूरा भी है। पूरा इसलिए है क्योंकि परफेक्ट है, अधूरा इसलिए क्योंकि कंटिन्यूअस अभी लगातार चल रहा है। इसमें क्या होगा, इसकी पहचान होती है इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया हुआ होता है। इसकी सक्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नंबर 2 पास्ट टेंस पर। पास्ट टेंस क्या होता है, भूतकाल। प्रेजेंट तो जो वर्तमान चल रहा है, पास्ट का मतलब भूतकाल। हर प्रेजेंट का वो भाग जो गुजर जाता है उसे कहते हैं पास्ट टेंस। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, जो अभी आगे आने वाला है। इसको केवल हम फील कर सकते हैं, सेंटिमेंट कर सकते हैं, इमोशंस इसके बारे में कर सकती है, रियल में नहीं होता है। जैसे मैंने कहा मैं कल कानपुर जाऊंगा, तो मैंने कहा कि कानपुर जाऊंगा, लेकिन हम पता तो नहीं, जरूरी नहीं कि हम चले ही जाएं। तो ये इमोशंस पर आधारित होता है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो वर्तमान में चल रहा है। पास्ट का मतलब जो वर्तमान का हर एक वो भाग जो गुजर जाता है उसे कहते हैं पास्ट टेंस। और नंबर 3 फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल जो आगे आने वाला है। पास्ट में बात करते हैं तो ये इसको कहते हैं भूतकाल। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट पर। इसकी पहचान क्या होती है, इस काल के वाक्यों के अंत में ई, ए, आया, लिया, दिया, खाया, पिया, गया, नहाया, धोया ऐसे शब्द आते हैं। और इसमें अफर्मेटिव में सक्रिया होती है V2 का प्रयोग करते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव से सक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाती है डिड। इंटरोगेटिव में भी होगी, इंटरोगेटिव विद नेगेटिव में भी होगी। उसके बाद चलते हैं नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा सक्रिया होती है बाज और बर। एक वचनकर्ता के साथ बाज तथा बहुवचनकर्ता के साथ बर का प्रयोग करते हैं तथा आई के साथ भी हम बाज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल, मतलब कि इसमें जो भी कार्य होगा वो पूर्ण रूप से हो चुका होगा। जैसे मैंने कहा इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, नहाया था, धोया था ऐसे शब्द आते हैं। और इसकी सक्रिया होती है केवल एक ही, जिसका नाम है हेड। चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें केवल सक्रिया हेड ही लगानी है, इन दिस नो डाउट। नंबर 4 पे चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ये पूर्ण भी होगा अपूर्ण भी, क्योंकि परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, मतलब अधूरा भी है। इसकी पहचान क्या होती है, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया हुआ होता है। और इसकी पहचान क्या है, ये हो गई सक्रिया, इसकी हेड बीन है, एक ही सक्रिया इसकी भी है,
चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सक्रिया हमारी होगी हैड बीन। अब देखते हैं ये अधूरा पूरा कैसे होते हैं, क्योंकि जब कोई कार्य इसमें समय दिया हुआ होता है तो समय का मतलब जैसे मैंने कहा मैं 2 घंटे से कानपुर जा रहा था, या जा रहा हूं, या जा रहा हूंगा। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस जो भी उसमें समय दिया होगा, और कंटिन्यूअस जो केवल होगा किसी का भी टेंस, किसी टेंस का भी, उसमें समय नहीं दिया हुआ होगा। उसके बाद में हाँ शायद समय दिया भी हो लेकिन से शब्द नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा आज मैं बरथना जाता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज शब्द आ गया है तो इसमें कंटिन्यूअस में चला जाएगा। आज से नहीं बोला, से बोलेंगे तो आज से मैं बरथना जा रहा हूं ऐसे कहेंगे, जाता हूं नहीं कहेंगे। उसके बाद में फ्यूचर टेंस पे चलते हैं। इसको भी 4 भागों में बांटा गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी प्रेजेंट होती है इस काल के वाक्यों के अंत में गा गी गे या ऊंगा शब्द आता है। जैसे मैं खाऊंगा, पीऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा। इसकी सक्रिया होती है विल और सेल। आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा सक्रिया होती है विल भी और सेल भी। मतलब आई और वी के साथ में सेल बी का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल बी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको कहते हैं पूर्ण भविष्यत काल। मतलब कि जो भी हम कल्पना करेंगे भविष्य में कि हम ऐसा करेंगे तो वो हमारा कार्य कैसा होगा, बिल्कुल पूर्ण होगा। इसकी पहचान क्या, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, नहाया होगा, धोया होगा, ऐसे शब्द आएंगे। सक्रिया इसकी होगी विल हैव और सेल हैव। आई और बी के साथ में सेल हैव का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव का प्रयोग करेंगे। फिर चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आता है तथा इसकी सक्रिया होती है विल हैव बीन और सेल हैव बीन। आई और बी के साथ में सेल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और इसमें समय भी दिया हुआ होगा। तो यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरी टेबल है। अब हम डिटेल से एक एक करके चलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। ये केवल जो वीडियो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बनाएंगे। टेंस 12 प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार से हर एक वीडियो 12 वीडियो आपको डालेंगे। 12 प्रकार के जो टेंस होते हैं सभी टेंस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये आपका फर्स्ट वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, इसी प्रकार से 12 वीडियो आएंगी। ये फर्स्ट वीडियो है। आप चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में एक एक करके समझते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ से हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। आपने ले लिया होगा शायद है। अब देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो आप लोग टेंस। जो छात्र नोट बना रहे हैं नोट बना ले, नहीं तो आप लोग समझ लो। और इस प्रकार से आपको समझाऊंगा कि कितनी भी कहीं से भी कैसे भी टेंस आ जाए, कितने भी कठिन आ जाए, आप लोगों से कोई भी टेंस किसी प्रकार का बगैर सॉल्व हुए नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। केवल आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टेंस। टेंस, टेंस मीन्स होता है बेटा काल, और दूसरे शब्दों में कहते हैं समय। रियल कहानी आपकी स्टार्ट यहाँ से होती है। अभी तो हमने पूरा आपको चार्ट दिखा दिया था, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी सक्रिया क्या होती है। टेंस मीन्स होता है काल, काल को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं समय। मान लो कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो लोग कहते हैं उसकी डेथ हो गई। कोई लोग अपने शब्दों में कहते हैं उसका काल आ गया। कोई कहता है कि वो राम का प्यारा हो गया। कोई कहता है उसकी डेथ हो गई। कोई कहता है वो मर गया। मतलब अपने अपने सबके थॉट्स होते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं, आखिर में टेंस की पहचान क्या होती है। टेंस इज अ दैट वर्ड in which all work and action to be
विद इन टाइम। टेंस इज अ दैट वर्ड, समय एक वह शब्द होता है इन विच ऑल वर्क एंड एक्शन टू बी विद इन टाइम, जिसमें सभी कार्य व क्रियाकलाप समय के पहले ही होते हैं। कहने का मतलब जो भी हम कुछ करना चाहेंगे वो हम टेंस के बाहर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना, पिटना पीटना, यहाँ तक कि इफ आई विल टेक अ ब्रीथ, यदि हम एक सांस भी लेंगे तो वो इसके अंदर ही होगी। कुछ सोचेंगे, आई विल समथिंग थिंकिंग, यदि हम कुछ सोच भी रहे होंगे तो वो भी हम टेंस के अंतर्गत ही करेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं होता है। इसकी डेफिनेशन आई होप आप लोगों ने नोट कर ली होगी, समझ ली होगी। अब चलते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस। गाइस टेंस के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, इसको कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। नंबर 2 होता है बेटा पास्ट टेंस, इसको बेटा हिंदी में कहते हैं भूतकाल, मतलब कि जो समय गुजर जाता है। नंबर 3 आता है 3 पे फ्यूचर टेंस, इसको कहते हैं बेटा भविष्यत काल, भविष्यत काल। 3 टेंस होते हैं, लोग कहते हैं भूत और भविष्यति, मतलब प्रेजेंट टेंस जो भी वर्तमान में चल रहा है, पास्ट टेंस का मतलब जो गुजर चुका है, और फ्यूचर टेंस का मतलब जो भी आगे आने वाला है, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, सेंटीमेंट कर रहे हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके बाद चलते हैं नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। हर टेंस के 4 भाग होंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, और चाहे वो फ्यूचर हो। नंबर 1 डालते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, इसको हिंदी में कहेंगे वर्तमान काल। इसको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार हो गए। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस फर्स्ट पे, इसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं बेटा पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। मतलब इसमें काल सामान्य रूप से कार्य होगा, इसमें कार्य अधूरा होगा, इसमें कार्य पूरा होगा, और इसमें कार्य पूरा भी होगा अधूरा भी होगा, क्योंकि इसमें समय दिया हुआ होता है। उसके बाद में नंबर 1 चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें 4 टाइप्स होते हैं, जैसे अफर्मेटिव है, नंबर 2 बी नेगेटिव है, नंबर सी इंटेरोगेटिव है, और नंबर डी इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव। तो सबसे पहले
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। इसके हेल्पिंग वर्ब देखते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डज और डू। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। और यदि मान लो जब अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, ये तो नेगेटिव से साइकिल स्टार्ट होती है, तो क्या करते हैं, वर्ब की V1 और V5 फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब कि एक वचन सब्जेक्ट है तो हम V5 का प्रयोग करेंगे, मतलब कि S या S फॉर्म, मतलब जो हमारी वर्ब होगी, क्रिया होगी, उसके अंत में हम S या S लगाएंगे। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, मतलब बहुवचन का होगा, तो हम V1 का प्रयोग करेंगे, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं नंबर ए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में कहते हैं बेटा साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। रियल कहानी स्टार्ट होती है, गौर से थोड़ा समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि साधारण वाक्य। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसका यदि पहचान लिखेंगे तो इसमें क्या होता है, इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ, तीहूं आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव लिखेंगे यदि वाक्य साधारण है तो एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में एस या यस लगाएंगे, तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था आएगी, तथा कार्य का सामान्य रूप से अभी के समय में करने बा होने का बोध होता है। सक्रिया आपकी डज और डू होगी। आगे चलते हैं, सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसको कहते हैं संरचना। संरचना सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट आएगा प्लस आपकी वर्ब आएगी V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में आप चाहो तो अदर वर्ड्स भी आ सकता है। ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्यों ये लिखाए जाते हैं, स्ट्रक्चर से क्या होता है कि वाक्य की संरचना से हम वाक्य को सही बना सकते हैं। अब जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा, राम घर जाता है। दूसरा लिखा, वे मेरे घर आते हैं। ये दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव के हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। स्ट्रक्चर आपको समझना है, सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 या V5, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इसको फॉलो करना है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि इसको फॉलो नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश हमेशा उल्टी चलती है। उल्टी का मतलब अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो कार्य करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे कार्य होता है, वो भी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले राम, एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में एस या एस लगाते हैं, मतलब कि V5 का प्रयोग करेंगे। V5 का मतलब होता है वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, जिसको मार्जिनल एडजेक्टिव में देखने के लिए मिलेंगी, V1, V2, V3, V4 और V5। V1 का मतलब जैसे मैंने कहा गो, V1 हो गई, बेंट V2, गोन V3, गोइंग V4, फिर मैंने कहा गोज एस या एस फॉर्म, ये हो गई आपकी V5 वर्ब की 5th फॉर्म। सबसे पहले राम सिंगुलर है, एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की पहली अवस्था में ऐसे लगाते हैं। वर्ब हमारी क्या है, जाना, गोज, यस लगा दी मैंने। राम गोज कहाँ जाता है, घर, होम, फुल स्टॉप। दूसरा, वे मेरे घर आते हैं, दे कम एट माई होम, दे कम एट माई होम, वे मेरे घर आते हैं। अब समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। याद रखना, सब्जेक्ट पे कार्य होता है, वो सब्जेक्ट कार्य करता है, ऑब्जेक्ट पे कार्य होता है। जैसे मैंने कहा राम घर जाता है, इसमें घर जाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो राम हमारा सब्जेक्ट हुआ। वे मेरे घर आते हैं, तो कौन आते हैं, वे आते हैं, तो वे मतलब कि दे हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कार्य करता है ऑब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट कार्य करता है ऑब्जेक्ट पे कार्य होता है। अब राम घर जाता है, सबसे पहले राम, जाने को गोज, घर के लिए होम। उल्टी चल रही है कि नहीं, क्योंकि राम
जाता के लिए हमने पहले गोज लिख दिया, घर के लिए बाद में होम लिख दिया। इसीलिए स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे तभी ये हमारी ठीक होगी। वे मेरे घर आते हैं तो दे, आने के लिए कम, फिर मेरे के लिए अभी नहीं आया है, एट का प्रयोग किया है, प्रपोजिशन है। फिर माई होम, मेरे के लिए अब माई आया है, उसके बाद में होम। एक चीज और समझते हैं, होम और हाउस में अंतर थोड़ा देखते हैं। होम और हाउस में क्या अंतर होता है बेटा, याद रखना। होम के पहले कभी भी हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, और हाउस के पहले टू का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि होम जो होता है वो खुद का घर होता है, हाउस किराए का होता है। यदि मान लो खुद का घर है तो उसमें से हम आराम से उसमें रह सकते हैं, कोई मुझे नहीं निकाल सकता है। और यदि हाउस है मतलब किराए का घर है तो उसमें से कोई ना कोई मुझे निकाल सकता है। इसीलिए टू का प्रयोग करते हैं हाउस के पहले, क्योंकि रेफरेबल वर्ड है, कोई निकाल सकता है, मेरा तो घर है नहीं, टू का प्रयोग करेंगे। और होम के पहले कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता। मतलब होम जो होता है वो खुद का घर होता है, हाउस जो होता है वो किराए का घर होता है। अब आते हैं सब्जेक्ट। कैसे पता लगेगा कि सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है? जैसे हम आपको दो एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा राम घर गया, दूसरा मैंने कहा राम पिट गया। मान लो कोई राम नाम का लड़का है, पहला मैंने कहा राम घर गया और दूसरा कहा मैंने राम पिट गया। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य करता है। तो राम घर गया, जो घर जाने का काम है वो कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट है। उसके बाद में राम पिट गया, राम पिट गया, अब इसमें राम सब्जेक्ट नहीं है। याद रखना, भले ही जो दिखता है कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य करता है। इसमें राम कार्य कर रहा है इसलिए राम सब्जेक्ट है। दूसरे में राम पिट गया, राम इसमें ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि राम सब्जेक्ट नहीं है, राम कार्य नहीं कर रहा है। कार्य कौन करता है, जो सब्जेक्ट होता है, और जिस पे कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो राम घर गया, राम घर जाने का कार्य कर रहा है इसलिए सब्जेक्ट है। राम पिट गया, अब राम सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि राम कार्य नहीं कर रहा है, कार्य तो दूसरे कर रहे हैं, जो राम को पीट रहे हैं वो सब्जेक्ट होंगे। अब राम तो ऑब्जेक्ट है क्योंकि राम पे कार्य हो रहा है, तो जो सब्जेक्ट होता है वो कार्य करता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर कार्य होता है। आई होप आपको ये वीडियो इतनी समझ में आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं नंबर बी, नेगेटिव सेंटेंस। केवल 3 टाइप और इसमें रह गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म होगा। शायद वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, बट आप लोग बिना पॉज किए देखेंगे इसको। यदि पॉज भी आपको करना है, वीडियो रोकनी है तो आराम से देख सकते हो, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है। आराम से पॉज कर लो, उसके बाद में फिर देख सकते हो। नंबर बी चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, संरचना। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज या डू। उसके बाद में नेगेटिव है तो नॉट आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में अदर वर्ड्स आएगा। गर्मी ज़्यादा है थोड़ी क्योंकि पंखे बंद है, क्योंकि पता लगे यदि पंखे चालू कर देंगे तो वीडियो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। और वैसे भी माइक यहाँ लगाया जाता है, बट हम हाथ में पकड़े, पता नहीं इसमें कौन सी बीमारी है, यदि यहाँ लगा लेते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए हाथ में पकड़ना पड़ रहा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा बे खाना नहीं खाते हैं, बे खाना नहीं खाते हैं। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया है, वह राम के साथ बाजार नहीं जाता है। पहला सेंटेंस है कि वे खाना नहीं खाते हैं, नेगेटिव है। वह राम के साथ बाजार नहीं जाता है, ये भी नेगेटिव है। दोनों में ता है, ती है, ते है, लास्ट में आया है। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, वे के लिए। हेल्पिंग वर्ब डज डू में से एक करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल है तो हम क्या कर देंगे, डू। दे डू, नेगेटिव है तो नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट, खाना, दे डू नॉट ईट। उसके बाद में फूड, दे डू नॉट ईट फूड। वह राम के साथ बाजार नहीं जाता है, तो वह के लिए ही सिंगुलर है, क्या करेंगे, डज। नेगेटिव है तो नॉट, ही डज नॉट। वर्ब क्या है आपकी, गो टू, कहां पे, बाजार, द मार्केट। अब इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, राम के साथ, क्या करेंगे, विथ राम। ही डज नॉट
गो टू द मार्केट विथ राम। ये सब्जेक्ट हो गया है, डज हेल्पिंग वर्ब हो गई, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, गो हमारी वर्ब हो गई है, टू द मार्केट ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द मार्केट, विथ राम ये हमारा अदर वर्ड्स है। उसके बाद में नंबर सी पे चलते हैं। और याद रखना फूड आइटम्स के पहले कभी दा का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे हमने फूड के पहले दा का प्रयोग नहीं किया गया। यदि कोई पर्टिकुलर फूड है तो उसके पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब हम मटेरियल नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, कुछ खास परिस्थितियां होती हैं वहां पे कर सकते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर, इनके पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने कहा था गोल्ड ऑफ महाराष्ट्र इज गुड, तो कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको पर्टिकुलराइज कर दिया इसलिए। नंबर सी पे चलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें हमेशा प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें हमेशा प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और जो आपकी हो सकती है डज और डू। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में B1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में अदर वर्ड्स आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंटरोगेटिव है। अब देखते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्या वे स्नान करते हैं? दूसरा, क्या मोहन अलीगढ़ जाता है? सबसे पहले सक्रिय आएगी, डज डू हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सब्जेक्ट के पहले आएगी, और सब्जेक्ट देखो बे बहुवचन है, क्या लगाएंगे? डू दे। वर्ब क्या है? गो, स्नान करना, डू दे वॉथ, गो नहीं है, क्या स्नान करते हैं? डू दे वॉथ, क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन अलीगढ़ जाता है? तो सबसे पहले मोहन एक वचन है, सिंगुलर, डज मोहन गो टू अलीगढ़, ALIGARH, क्वेश्चन मार्क। याद रखना जब भी कहीं जाया जाता है तो रेफरेबल वर्ड टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में नंबर डी पे चलते हैं, इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर मान लो यही रहेगा, आपको इसमें क्या करना है? WH वर्ड और ऐड करना है, WH वर्ड, बस यही लास्ट टाइप है, WH वर्ड। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट प्लस नॉट, और यहाँ पे कर देना प्लस नॉट प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा B1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वही कैटेगरी होगी। इसके भी दो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, जैसे मैंने कहा मैं रमेश के साथ पढ़ने क्यों नहीं जाता हूं? क्वेश्चन मार्क। दूसरा, जैसे मैंने कहा राम अपने भाई मोहन और सोहन के साथ मथुरा और वृंदावन की गलियों में क्यों नहीं घूमते हैं? थोड़ा लंबा सेंटेंस है बट गौर करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं रमेश के साथ पढ़ने क्यों नहीं जाता हूं? सबसे पहले जब भी सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन आ जाए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? वाई। मैं सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या करेंगे?
मैं सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी, लेकिन यहाँ पे प्लूरल मान के इसमें डू का प्रयोग करेंगे। और पास्ट की बात करते हैं, पास्ट कॉन्टेक्स्ट में तो आई के साथ बाज का प्रयोग होता है, तो वहां पे ही सिंगुलर माना जाता है। वाई डू, आई नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब क्या है, गो टू स्टडी। जब भी दो वर्ब आ जाते हैं तो एक साथ नहीं आती हैं, उसके बीच में हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दो ब्रह्मास्त्र एक साथ नहीं आ सकते, सृष्टि का सत्यानाश हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बीच में टू का प्रयोग कर देंगे। गो टू स्टडी किसके साथ, विथ रमेश, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहली वर्ब ये मेन वर्ब है, यहाँ पे गो का प्रयोग करते हैं। और याद रखना वर्ब जो होती है उसके अंत में ना शब्द जरूर आता है, खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना पिटना पीटना, मतलब कि जो भी शब्द होंगे अक्सर वर्ब के अंत में ना शब्द आता है। ये नहीं कि मोहन, मैंने कहा कि सर इसमें भी ना आया है, सोहन का इसमें भी ना आया है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मोहन सोहन एक नाउन है। तो जो वर्ब होती है उसमें अक्सर जो एक्शन वर्ड होते हैं वही वर्ब होती है, क्योंकि वर्ब इज अ वर्ब व्हिच सेज समथिंग अबाउट एनी पर्सन और प्लेस इज कॉल्ड वर्ब, मतलब कि जिसमें एक्शन होता है वही वर्ब होती है। उसके बाद में राम अपने भाई मोहन और सोहन के साथ मथुरा और वृंदावन की गलियों में क्यों नहीं घूमते हैं। थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है, जरा गौर से समझते हैं। सबसे पहले क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये जब वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो उसकी सबसे पहले हम इंग्लिश बनाते हैं। तो क्यों को कहते हैं वाई। अब सब्जेक्ट देते हैं, राम अपने भाई मोहन के साथ, मोहन और सोहन के साथ। तो सबसे पहले राम अपने भाई मोहन और सोहन के साथ, तो राम सब्जेक्ट है क्योंकि वो तो मोहन सोहन के साथ जाने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई डज राम। ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट। मोहन और सोहन के साथ मथुरा और वृंदावन की गलियों में क्यों नहीं घूमते हैं, वाई डज राम नॉट वॉक इन दी स्ट्रीट, लेकिन गलियां हैं बहुत वचन है तो क्या करेंगे, स्ट्रीट्स ऑफ मथुरा एंड वृंदावन। किसके साथ में, अदर वर्ड्स देखते हैं, अपने भाई मोहन और सोहन के साथ, विथ। अब अपने के लिए क्या लगाएंगे, राम की बात हो रही है, ही और ही का वजह से विथ हिज ब्रदर, और भाई का नाम क्या है, मोहन एंड सोहन, विथ हिज ब्रदर मोहन एंड सोहन, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या है, वाई ये हमारा डूएज वर्ड हो गया है, डज सक्रिया हो गई है, राम सब्जेक्ट हो गया, नेगेटिव नॉट है, वॉक वर्ब है हमारी, इन द स्ट्रीट्स ऑफ मथुरा एंड वृंदावन ये हमारा ऑब्जेक्ट है, विथ हिज ब्रदर मोहन एंड सोहन ये हमारा अदर वर्ड्स। तो आपकी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी वीडियो ये खत्म होती है। ऐसी हम 12 वीडियो डालेंगे जिसमें टेंस पूरे खत्म होंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। केवल मेहनत करते रहो, क्योंकि यदि आप मेहनत करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो कहा जाता है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ you can do it in this, no doubt, but you should have to work hard according to your goals. If your goals are big, it means you will go forward in your life in this, no doubt. यदि आप मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, असंभव कुछ नहीं है, केवल मेहनत करते रहो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में ये शेयर इसको कर दो, पूरे इंडिया में ये छा जाए, जहां तक कि एक बच्चा जो नहीं पढ़ सकता है अपने घर पे वो भी इस वीडियो को देख करके टेंस सीख सके, क्योंकि ये कॉस्ट फ्री है बिल्कुल, इसमें कोई लगता तो है नहीं रुपए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।